Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या कहें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स समझा था। तो यहाँ पर वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में डेफिनेशन में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जब वेक्टर्स का किया जाता है तो हमें रिजल्ट जो है स्केलर मिलता है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब निकालते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे, कुछ वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कुछ बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझ लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द product of the magnitude of the given vector with sign of smaller angle between given vectors। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो वेक्टर हैं जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। किसके साथ करना है? उन वेक्टर्स के बीच जो स्मॉल एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा से, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स गिवन। यानी जो वेक्टर हमने जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो उन गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड विद साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स। यानी जिसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, जिस प्लेन में वो लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लाई करेगा। मतलब देखिए, सपोज ये वेक्टर है ये और ये मान लिया कोई वेक्टर भी है, इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिखें, ऐसे मॉड फॉर्म में, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, और वो एंगल क्या लेना? स्मॉलर एंगल लेना है। और अभी तो ये मैग्नीट्यूड आया पूरा, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो है आरएचएस में जो लिखा गया है वो वेक्टर बन गया। यानी किसी भी स्केलर को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में ये क्रॉस प्रोडक्ट एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा। यानी यूनिट वेक्टर ही इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को हमें बताएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज वेक्टर ए प्लेन में लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, और ये वेक्टर बी भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा। मतलब या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमने ए क्रॉस भी किया है तो जो है इसका इसी डायरेक्शन जो होगी क्रॉस प्रोडक्ट की वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कमिंग आउटवर्ड होगी। तो हमें पहले ये सी वेक्टर मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, तो सी की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बाय वेक्टर ए एंड बी।
तो इसको देखते हैं। हमने इसी बात को अगली स्लाइड में लिख रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, वेयर यूनिट वेक्टर जो n है इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल. बहुत आसान है राइट हैंड थंब रूल समझना. आइए समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. Angle is theta. So as per the right hand thumb rule, we put the fingers of our right hand on the vector A. If we want to find the cross product A cross B हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? We put the fingers of our right hand along the vector A, and now curl the finger towards the vector B, and in this way our thumb will show the direction of cross product of two vectors. देखिएगा ऐसे रखा और B की तरफ हमने इसको कर्ल कर दिया ऐसे, है ना. तो ये थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है. आउटवर्ड जो है एक्ट कर रहा है. तो B ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड आउटवर्ड. ठीक है. तो देखिएगा, तो ये जो है हमारा हो गया, और ये सी है वेक्टर. तो ए क्रॉस बी की वैल्यू यदि सी आती है तो उस वेक्टर सी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटवर्ड. अब यदि हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, देखिए बी क्रॉस ए निकाला. नाउ वी हैव टू पुट द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड अलोंग द वेक्टर बी. वेक्टर बी पे रखा. नाउ कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर ए बाय स्मॉलर एंगल. तो हमने देखा कि इस तरह से किया, जब हमने बी पर रखने के बाद एक ही तरफ हमने फिंगर्स को कर्ल किया. नाउ आवर थंब इंडिकेट the direction of B cross A and which is perpendicular to the plane of board and going in. तो यहां पर हमें दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है, वेक्टर D. देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मतलब C वेक्टर जो मिला और जो D वेक्टर मिला दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं. जो C की डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटवर्ड. और जो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इन. तो मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस का एक सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर टू अपोजिट वेक्टर्स. ये अपोजिट वेक्टर हैं. तो देखिए आगे मैंने वही थंब रूल भी लिख रखा है. देखिए right hand thumb rule. If the fingers of right hand be curled in the direction of in which the vector A must turn through the smaller included angle theta to coincide with the direction of vector B, the thumb points in the direction of vector C as shown in figure. तो जो हमने फिगर बनाए यदि, तो क्या होगा? अब टू डायमेंशनल फिगर बनेगी यहां पर. तो अब मान लिया ये जो वेक्टर है हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है. तो इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर सी हो जाएगा. तो राइट हैंड थंब रूल कोई लिखने को तो आएगा नहीं, हमें समझना है कि हाउ टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब एक दूसरा रूल होता है राइट हैंड स्क्रू रूल. तो राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए हमें एक राइट स्क्रू को, जो हमारा स्क्रू होते हैं उनको जो है, सपोज इफ वी आर टर्निंग द स्क्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ऐसे मान लिया ये कोई स्क्रू है और ये उसका टिप है ऐसे. अब इसको हमने ऐसे टर्न किया, स्क्रू को टर्न करेंगे, है ना, ऐसे.
यानी राइट हैंड से समझ लें, ऐसे जो है हमने जैसे कर्ल कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर हम इस स्क्रू को ओपन नहीं कर रहे, टाइट कर रहे हैं, तो इसका टिप क्या होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, अंदर की तरफ जाएगा। जैसे कि देखिए फिंगर को हमने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा, इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब यदि मान लिया इस राइट हैंड स्क्रू को हम क्या करें, इस तरफ से टर्न करें, मतलब इसको हम ओपन करें, तो इसका जो हेड है स्क्रू का, इट विल कम आउटवर्ड। तो जैसे हमने इस तरह से जो हमने एरो बना रखा है एंटी क्लॉकवाइज, उसको देखें तो ये देखिए ये थंब शोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर स्क्रू जो है जब हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे तो उसका हेड बाहर की तरफ आएगा, एंड दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अभी मैंने देखा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग हियर नेगेटिव साइन बिफोर बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर टू वेक्टर, और वो कैसे वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर, यानी एक दूसरे के नेगेटिव। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि स्केलर प्रोडक्ट जो था वो कम्यूटेटिव था। ए डॉट बी इज इक्वल टू था बी डॉट ए। अच्छा, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ओवर एडिशन। तो यहां पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी टू वेक्टर को ऐड करके फिर हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन वेक्टर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए को बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ए का सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये जो है प्रॉपर्टी कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स ओवर एडिशन। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब देखिएगा यहाँ पर ए क्रॉस ए निकाला गया है, तो ए क्रॉस ए का मतलब है ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो अभी हमने देखा था तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो एक वेक्टर का ए के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर लग जाएगा। तो इस तरह से ये आया 0 और यानी 0 वेक्टर आया। 0 वेक्टर मीन्स वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसमें नहीं होती। हम समझ सकते हैं कि उस किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक नल वेक्टर या कहें 0 वेक्टर मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने यूनिट वेक्टर्स लिए हैं और वो आई कैप, जे कैप और के कैप है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड के इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और इन वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, इनके बीच क्या एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और यहाँ तो है साइन, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे टू वेक्टर्स का, यानी आई का जे के साथ, जे के साथ, के का आई के साथ, तो वहां पर 90 डिग्री एंगल लिया जाएगा। लेकिन जब हम आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो वहां तो एंगल 0 डिग्री होगा और साइन 0 की वैल्यू जो है 0 होती है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री, और इस तरह से ये क्या हो गया, 0 हो गया।
सिमिलरली जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज आल्सो 0। अब हमने फिफ्थ में ले रखा है क्या कि आई क्रॉस जे, यानी यहां पर एंगल जो थीटा होगा वो 90 डिग्री बनेगा इस फिफ्थ में। और जैसा कि हमें मालूम है कि आई का जे के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर ही तो मिलेगा, और वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेन्ड बाई आई एंड जे। यानी कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में है, उसमें टू वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो उसका उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसको समझ लें। हम यहां पर क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। अब सर्किल में हम यहाँ पर आई लिख लिया, यहाँ जे लिख लिया, और यहाँ पर हमने के कैप लिख लिया, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर लिख लिए। हमें क्या करना है, इसको इसी ऑर्डर में आई जे के ऑर्डर में चलना है। पहले हमें क्या करना है, आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे के साथ के का क्रॉस प्रोडक्ट, और के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये तो आई और जे क्या यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी 1 ही रहेगा। अब एंगल इनके बीच 90 डिग्री है, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा थंब कहाँ एक्ट कर रहा है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर हमारा आई एक्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर, इधर जे एक्ट कर रहा है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे, तो थंब की डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई और जे का आएगा, यानी के कैप आएगा। इस तरह से हमने आई क्रॉस जे को के लिख रखा है। अब जे क्रॉस आई करें, फिर से उसी डायरेक्शन में हमने फिंगर को कर्ल करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करना है। अब जे क्रॉस आई है, मतलब हमारा एक एक्सिस जो है वो वाई मान लिया यहाँ पर है, और ये जेड एक्सिस है, तो ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। जे क्रॉस के करेंगे तो अब जो है, जो हमें वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब जे क्रॉस के इक्वल टू हो जाएगा आई, ठीक है। यहां पर ये के कैप, फिर उसके बाद उसी ऑर्डर में चलते हुए के क्रॉस आई करेंगे। तो के क्रॉस आई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा एक जेड एक्सिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, यानी जेड एक्स प्लेन हो गया ये। तो ये के कैप हो गया, ये हमारा हो गया आई कैप। तो जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस, यानी जेड एक्स प्लेन है, तो जब हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जो है आउटवर्ड आएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब हम क्या करें कि इनका अपोजिट कर दें, मतलब जे पहले कर लें और आई कैप बाद में कर दें। तो जे क्रॉस आई हो गया, जो हमने पहले फिगर बनाई थी उसी से समझिए। हमने आई यहाँ लिखा था और जे यहाँ लिखा था, के यहाँ लिखा था, ठीक। अब हमने क्या किया, आई क्रॉस जो है जे करेंगे, ठीक है, तब तो इस तरह से जो है आउटवर्ड आएगा वेक्टर, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा कि ऑर्डर चेंज कर दे, जे क्रॉस आई करें, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। तो जे क्रॉस आई करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इन हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस हमारा ये हो गया और एक्स एक्सिस ये हो गया। तो ये जे हो गया, जे कैप हो गया, आई कैप हो गया। तो बाई पर फिंगर्स को रखकर एक्स की तरफ कर्ल करें तो ये जो है थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका रिजल्ट जो है माइनस के कैप आएगा अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस।
अंदर की तरफ, है ना, पहले बाहर की तरफ आ रहा था जब हमने आई क्रॉस जे किया था। सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल हो जाएगा के क्रॉस जे, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और उसी तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। तो के क्रॉस जे करें मतलब ऐसे करें, है ना। तो ये भी हमारे क्या फिंगर को कर्ल कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली आई से के की तरफ कर्ल करें, तो जो जितने भी वेक्टर यहां पर मिलेंगे वो यहां पर जो वेक्टर मिल रहे हैं उसके सब निगेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या होता है पैरेलल वेक्टर के बीच में? 0 डिग्री होता है, और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन द गिवन वेक्टर विल बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमें गिवन वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है तो उनका क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और वो 0 आ रहा है देन वी डिक्लेयर दैट गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। और जब परपेंडिकुलर निकालना होता है, प्रूफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं गिवन वेक्टर का, और 0 आता है डॉट प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिक्लेयर करने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए गिवन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, और दोनों केस में रिजल्ट 0 आता है। और एक शॉर्टकट भी मेथड है पैरेलल जानने का, वो हम अभी बताते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि देखिए एंगल बिटवीन ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री। बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ए क्रॉस बी अभी हमने समझा कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर जो होता है, यानी जो रिजल्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो इन ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। और ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहाँ लाई करेगा? वो उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें वेक्टर ए और बी लाई कर रहे होंगे। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करें तो उनका रिजल्ट उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें वो वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो यहां पर तो जो प्लेन होगा इसके रिजल्ट का, वो प्लेन ऑफ ए एंड बी ही होगा, जबकि ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर आएगा, वेक्टर यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर आएगा दैट विल लाई परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेन्ड बाय ए एंड बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी, तो सपोज इस बोर्ड में लाई कर रहा है, ए प्लस बी ये लाई कर रहा है, और ए क्रॉस बी जो होगा वो इसके प्लेन के, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहां पर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिएगा, अब मान लिया हमें कहा जाए कि एरिया फाइंड आउट करना है। द एरिया पैरेललोग्राम हुज कंसेक्यूटिव साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई पैरेललोग्राम है जिसकी कंसेक्यूटिव साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड बी। अब एंगल होगा कुछ न कुछ, तो ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम लिया हमने, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया जब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इन गिवन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, क्योंकि एरिया तो के लिए तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए क्रॉस बी निकालिए और उसका फिर मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए, दैट विल गिव द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक और प्रॉपर्टी दी गई है, देखिएगा, इफ वेक्टर ए एंड बी एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन दैट केस ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट जो आएगा वो 0 वेक्टर आएगा। कैसे? देखिए, बी क्रॉस सी, सपोज ये जो है हमारा बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब हमने बी क्रॉस सी करेंगे
तो हमें वेक्टर जो मिलेगा वो इस बी और सी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। देखिए शुरू में क्या है कि ये तीनों वेक्टर ए बी सी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, सपोज प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे हैं। अब बी क्रॉस सी किया मैंने, तो वो कहां लाई करेगा? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा। इफ द वेक्टर ए बी सी ऑल वेक्टर्स लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो बी क्रॉस सी कहां जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, है ना भाई, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा बी क्रॉस सी का जो वेक्टर होगा। और ए कहां लाई कर रहा है? ये तो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, यानी ये जो वेक्टर होगा बी क्रॉस सी को इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा, जबकि वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी क्रॉस सी से जो वेक्टर ऑब्टेन हुआ है उसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे ए का बी क्रॉस सी के साथ, डॉट प्रोडक्ट में तो cos 90 आएगा। देखिए इसका और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो बी क्रॉस सी करने पर तो वेक्टर आया, और वो वेक्टर कहां लाई कर रहा है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर में लाई कर रहा है, और वेक्टर ए इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। तो मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और दो ऐसे वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और वेक्टर ए के साथ में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा, और cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। दैट इज वाई इफ वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, देन रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0। आगे बढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। टू वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी। वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और वेक्टर बी ए टू आई कैप बी टू जे कैप और सी टू के कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? आई जे के, इस तरह से मैट्रिक्स बना लेंगे, और आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट, और के नीचे के कोफिशिएंट विद साइन रखेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। फिर उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमें आई का कोफिशिएंट पता करना। आई को हाइड कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इन b1 c2 हो जाएगा, और फिर इधर से इधर कर दीजिए, c1 से b2 को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा आई का कोफिशिएंट आएगा b1 c2 माइनस c1 b2, ये है तरीका। फिर उसके बाद प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? उसके लिए बेटर है कि देखिए आर्डर नहीं चेंज करना हमें, तो इस a1 a2 को हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब जे को हाइड करना है, के और आई का करना है क्रॉस प्रोडक्ट, समझो। तो देखिएगा जे को हाइड किया, c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, अब हमें के का कोफिशिएंट पता करना, के कैप का। तो के को हाइड कर लीजिए, आई जे के जो है ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, है ना। के को हाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? a1 से b2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a1 b2 माइनस b1 a2 a1 b2। तो इस तरह से हम आई जे के कोफिशिएंट पता कर लेंगे। साइन का ध्यान रखेंगे कि जो कोफिशिएंट लिखेंगे विद साइन लिखेंगे इसी मैट्रिक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी टू कंजुगेट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका अब एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। ए सपोज ट्रायंगल इज पी क्यू आर ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर्स का ए एंड बी का, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके हाफ कर देंगे। देखिए, क्योंकि ये देखिए इससे पहले हमने पैलोग्राम का एरिया देखा था, तो ये पैलोग्राम ही तो बन रहा है।
और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो हम गिवन वेक्टर्स ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें और उसका हाफ कर देने पर मैग्नीट्यूड जो आएगा ए क्रॉस बी का, उसका हाफ करने पर ट्रायंगल का एरिया पता लग जाएगा। और मैग्नीट्यूड तो निकालना मालूम ही है कि जैसे इसका कोई वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये है तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो देखिएगा एक प्रॉपर्टी है लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और वो जीरो आना चाहिए इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत ही सिंपल है, वो क्या है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा, आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और c1 अपान c2 यदि है तो डिक्लेयर कर दीजिए कि वेक्टर्स आर पैरेलल, और ये शो कर दीजिए कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, दैट इज व्हाई द वेक्टर्स आर पैरेलल। दूसरा तरीका है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कमिंग आउट जीरो, देन डिक्लेयर द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। ये शॉर्टकट मेथड है। चलिए आप कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अभी देखिए बताया गया, तो इनको पैरेलल प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे, तो 2 अपान ये 4 हो गया, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 अपान 2 आ गया। b1 अपान b2 निकालिएगा तो ये -3 अपान -6, तो ये भी 1 अपान 2 आ गया। और c1 अपान c2 इज इक्वल टू है 1 अपान 2 डायरेक्टली। तो हमने यहाँ देखा कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, मतलब ये रेशियो जो है वो इक्वल हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 है। देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल। देखिए ये आसानी से प्रूफ हो गया। अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड है, और तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहां पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। तो अभी ये बात की थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा आई जे के। आई का कोफिशिएंट पहले में 2 है, दूसरे में 1 है। जे का कोफिशिएंट पहले में -3 है, दूसरे में -1 है, और के का कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल, पहले हम आई का कोफिशिएंट निकालते हैं, आई को हाइड कर लिया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, फिर माइनस फार्मूले में है वो लिखा और दिस इंटू दिस कर दिया, तो ये देखिए 1 है, ये -1 है, रिजल्ट आया -1, और ये फार्मूले का -1, तो -1 माइनस है, तो ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जे का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैंने क्या कहा था कि इसको जे का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें 2 और 1 को इधर लिखना पड़ेगा, मतलब जो आई के कोफिशिएंट है उनको इस साइड में लिख लीजिए। अब फिर क्या करना है कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 1, ये हो गया 1, और माइनस देखिएगा 2 × 1 -2 प्लस के के लिए तो हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 आएगा, और इससे जब इसको करेंगे तो भी माइनस ही आएगा, लेकिन ये फार्मूले का माइनस यहाँ होता है, उसकी वजह से ये जो मल्टीप्लिकेशन है -3 × 1 -3, और माइनस ये वाला माइनस और वो 3 का भी माइनस, वो प्लस, तो ये आया क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है -2 आई कैप, और ये देखिए जे का माइनस का जे आया और यहाँ पर प्लस का के आया। ये रिजल्ट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके हाफ कर दीजिए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड
क्या हो जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा √4 + 1 + 1, तो ये हो गया √6, तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा 1/2 √6 स्क्वायर यूनिट. So in this way we can find the area of triangle whose sides, consecutive sides are represented by given two vectors. देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा. फाइंड द यूनिट वेक्टर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर. वेक्टर ए आई कैप और वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है. इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है. तो हम जानते हैं क्या कि जो गिवन वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. तो जब हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो निश्चित रूप से वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा. अब उस क्रॉस प्रोडक्ट से ऑब्टेन किए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए. तो मतलब हमें करना क्या है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर आएगा, मान लिया ये आया वेक्टर सी. अब इस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे. सी कैप इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा. ये काम करना मतलब हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे हमें जो वेक्टर मिलेगा वो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. और उस वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो यही डिजायर्ड रिजल्ट होगा. क्योंकि हमें क्या निकालना, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर ए एंड बी. तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, इससे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए. तो देखिए वही काम कर रहे हैं. पहले तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं. तो इसके लिए आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, यहाँ पर 3 है और कोफिशिएंट आई का यहाँ 2 है. फिर जे का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर -2 है. के का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है. हमें ऑर्डर नहीं चेंज करना. बी के कोफिशिएंट पहले नहीं लिख लेने. ए क्रॉस बी करना है तो ए के कोफिशिएंट पहले लिखने हैं और फिर उसके नीचे बी के कोफिशिएंट लिखने हैं. तो अब हमने देखे साइन सभी ये पॉजिटिव थे और यहाँ पर जे वाला एक निगेटिव था, वो हो गया. अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आई का कोफिशिएंट मिला हमें आई कैप का. इसको हाइड किया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इनटू दिस. तो 4 माइनस फार्मूले में का दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा, 4 होगा, माइनस का होगा तो ये हो जाएगा प्लस. जे का कोफिशिएंट निकाला तो जे कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसको हम इधर लिख लेते हैं. इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इनटू दिस, 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस के का ए कैप का कोफिशिएंट दिस इनटू दिस तो -6 माइनस दिस इनटू दिस, तो ये आ गया आपका 2. तो रिजल्ट आया 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस के कैप, ये आया. ये क्रॉस बी से हमें जो वेक्टर मिला है वो ये मिला है. अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए. तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा. तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 8 कॉमन ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. 8 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. ये अब इसका मॉड पता कर लीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए. तो 8 बिगिनिंग में है तो रूट निकालेंगे. वैसे तो 8 का स्क्वायर करें है ना, तो 64 होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो 8 ही आएगा, 8 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट के नीचे क्या आएगा देखिएगा, ये 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ भी +1 हो जाएगा. तो ये हमारा आ गया क्या 8√3 ए क्रॉस बी. अब यूनिट वेक्टर निकालें. ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी जो है इससे जो हमें मिल रहा है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है.
तो कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो मैग्नीट्यूड क्या है मालूम है, 8√3 है। इस वेक्टर को जो हमारा वेक्टर आया था क्रॉस प्रोडक्ट से वो लिखिए पहले, और इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इसको 8√3 से डिवाइड कर दिया, तो 8 कैंसिल हो गया। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखिएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो रिजल्ट आया है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यूनिट वेक्टर तो है ही है, और यही हमें निकालना था। क्या? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर ए एंड बी। तो ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। बस हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए बी का, और फिर जो रिजल्ट आया उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो वही डिजायर्ड हमारा इसका रिजल्ट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, जो कि मोशन इन अ प्लेन होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर भी करिएगा।